आप सभी को आप लोगों का अपना चैनल लर्न विद पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक का जो मॉडल सेट 2 दिया हुआ है मैथ का, उसके बारे में। कल हम लोग मॉडल सेट 1 के बारे में बात कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है जैसे कि पहला क्वेश्चन में था, पहला मॉडल सेट में था, बिल्कुल उसी तरह से है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को गिवन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो सबसे पहले जैसे कि 120 में उसमें दिया हुआ था, इसमें 140 दिया हुआ है। तो 140 को हम लोग 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम चलेगा। फिर 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 35 टाइम चलेगा। फिर ये 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम चलेगा। देखिए अब जो भी आपके पास आया ये सारा अभाज्य संख्या आया है। 2 भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, 5 भी 7 भी। तो आपको क्या करना था, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ही लिखना है। तो देखिए अब इसमें से आंसर आप ढूंढिए कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कहाँ दिख रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है। आप लोग को पता है कि जब दो नंबर आप लोग को गिवन रहता है और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जब पता रहता है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू बी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा। 45 और 160, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए कल हम बताए थे कि दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे सिंपली अगर बहुत जल्दी निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले दोनों को ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब देखिए 45 और 160 में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन देखिए यहाँ पे देख रहे हैं। तो 5 अगर कॉमन लें तो यहाँ से क्या बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ से अगर 5 कॉमन ले तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो देखिए 5 3 जा 15 1 0, तो 5 2 जा 10, इतना बच रहा है। 3 2 5 और 9 देखिए, और दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका जो बाहर आया ब्रैकेट से बाहर वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है एचसीएफ निकालने का। तो यहाँ पे देखिए वो 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 4 नंबर दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आप लोग ये जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एक आप लोग पढ़े होंगे जब डिवाइड में, वो सेम यही चीज़ है। तो यह ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, इसका थ्योरम भी आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यांक का गुणनफल 8 है तब उनके शून्यांक है। तो आपको शून्यांक निकालना है कि कौन कौन सा शून्यांक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक अननोन दिया हुआ है ए, और इसमें दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, उसका 2 रूट होता है, मतलब शून्यांक होता है। और यही अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है ये अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से ए के जगह में कितना है, 8 है। मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब बताइए ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका आप रूट नहीं निकाल सकते हैं। इसका रूट निकालने के लिए 2-3 मेथड आपके पास है। एक तो फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। दूसरा आप इसको क्या कर सकते हैं, जो मूल विधि रहता है डी निकाल के, वो भी निकाल सकते हैं। तो इसका अगर रूट निकालिएगा तो इसका रूट सीधे दिख रहा है, 9 को ब्रेक करना है, 8 लाना है। तो इसको 8 और 1 में ब्रेक करेंगे तभी आएगा। तो इसका जो 2 रूट आ जाएगा 1 और 8 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि -9 है तो -1 -8 आएगा। तो यहाँ पे दोनों रूट आपका हो जाएगा 1 और 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि 1/अल्फा 1/बीटा का आपका वैल्यू निकालना है।
तो 1/α 1/β को अगर सॉल्व कीजिएगा इसको, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा। और जब इसका एलसीएम अल्फ़ा बीटा लीजिएगा तो ऊपर कितना आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो देखिए आपको घुमा फिरा के अल्फ़ा बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर आपको पता रहेगा तो इस चीज़ का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में कितना दे रखा है, -2 दिया हुआ है, एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2 बटे कितना, 1 हो जाएगा। तो देखिए -2 बटे 1 मतलब -2, तो ऑप्शन नंबर कितना, बी में दिख रहा है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर, 7 में कल हम लोग आप लोग को बता चुके थे कि 7 में यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुपद का जो शून्यांक है वो निकालना है। तो जब भी ग्राफ आप लोग को दिया हुआ रहे तो ग्राफ में आपको देखना है कि जो कर्व जिसका आप शून्यांक निकाल रहे हैं वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। तो देखिए ये कितना बार कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, टोटल इसका जो शून्यांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर की समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का मान होगा, मतलब ये कैसा समीकरण होगा। आप लोग को बताए थे कि 3 केसेस होता है इसका, a1/a2 ये इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों अगर बराबर हो रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो दोनों ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे पे क्या है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब दोनों आपका संरेखी है, कोलिनियर है। तो संरेखी जब होता है तो उसका सॉल्यूशन जो होता है हर पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा क्या होगा, वो अनेक हल हो जाएगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनेक हल होगा जो इसका दिया हुआ है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ऐसा भी अगर रहता तो वही आंसर होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर है तो k का मान, समांतर होने के लिए आप लोग को पता होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी पढ़े तीनों बराबर, लेकिन ये समांतर का कंडीशन होता है, लास्ट वाला ये जो आपका कांस्टेंट टर्म रहता है वो इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में हमको डालना है और यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है दोनों को इससे कंपेयर कीजिए, जो इक्वेशन इससे पहले 8 नंबर का सवाल में दिया हुआ है। तो a1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3, b1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2k, और c1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, -2, और यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2, b2 का वैल्यू कितना, 5, और c2 का वैल्यू कितना, 1। तो इसको जैसे डालेंगे तो a1 का वैल्यू मतलब यहाँ पे 3 बटे कितना, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना, b1 का वैल्यू 2k, तो 2k बटे b2 का वैल्यू कितना, 5। अब ये दोनों को सॉल्व कीजिए तो देखिए आपके पास क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिलेगा। तो k इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा k इज इक्वल टू, देखिए 5 से ये 3 जा 5 3 जा 15/4, तो 15/4 इसका k का वैल्यू हो गया। तो 15/4 आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 9 और kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15 असंगत है। असंगत मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा मतलब ये दोनों को इक्वल करना है, बिल्कुल जैसे कि 9 नंबर बनाए वैसे बना देना है, यहाँ तीनों को बराबर कर देना है और यहाँ से k का वैल्यू को आपको फाइंड करना है, निकालना है। k का वैल्यू इजीली निकल जाएगा जैसे कि आप 9 नंबर निकालें। तो इसका k का वैल्यू निकाल के देखिएगा, बिल्कुल सेम है तो नहीं बना रहे, आप लोग इसको बना के कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा और इसका आंसर कितना आ रहा आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए 11 नंबर समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल क्या होगा। देखिए दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप लोग के पास 3 विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, इसमें से कोई भी मेथड का यूज़ आप कर सकते हैं। तो देखिए 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें से एक भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ना x का ना y का, दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, और इसको हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 3 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको 5 से गुना करेंगे तो ये भी 15x हो जाएगा, और फिर अगर इसको 5 से गुना करेंगे तो -10y हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 5 10 जा
50 ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 + 9 19 y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो 50 में 12 गया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। y का वैल्यू 2 आपको मिल गया, y का वैल्यू 2 सॉरी -2 यहाँ पे हो जाएगा। तो y का वैल्यू -2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए y का कहाँ दिख रहा है, y का वैल्यू -2 देखिए यहाँ दिख रहा है, और कहीं y का वैल्यू -2 नहीं है और सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि समीकरण युग्म का हल, सॉरी 12 हो गया, 12 दिया हुआ है, यदि x = a और y = b समीकरण x - y = 2 और x + y = 4 का हल है, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि ये दोनों को सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड करेंगे, तो ऐड जैसे करेंगे तो y माइनस और प्लस y दोनों कैंसिल हो जाएगा, और x + x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 3 देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अच्छा चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x का वैल्यू, अब 3 में क्या जोड़ेंगे कि 4 होगा, तो निश्चित रूप से 1 जोड़ेंगे, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना 1। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एंड 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः है। तो दोनों को फिर सिंप्लीफाई करना है जैसे कि पहले करें। तो आप लोग इसको छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर x = कितना और y = कितना आया है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर भेज पाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण के लिए आप लोग इतना ही बताए थे कि द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें x² का टर्म एग्जिस्ट करता है, कंटेन करता है। मतलब आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है LHS RH दोनों साइड, अगर करने के बाद भी आपके पास x² का टर्म बच जाता है तो आप उसको द्विघात समीकरण बोलिएगा, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे x × x + 1, और इधर भी देखिए इसको जब गुना करेंगे तो LHS में x² आएगा, इधर भी गुना करेंगे तो x² आएगा, और x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। एक नंबर कैंसिल हो गया, द्विघात समीकरण नहीं हुआ। दूसरा देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इधर x² आएगा, इधर आपका x² नहीं आएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। बाकी कोई भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है। समान एवं पुनरावृत्ति मतलब समझ रहे हैं, समान और पुनरावृत्ति मतलब होता है कि जब x1 या x2 मतलब x का दोनों वैल्यू जो हो क्या हो बराबर हो, दो ठो जो उसका मूल निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों इक्वल हो। तो ऐसा सिचुएशन कब आता है जब d = 0 होता है, कल भी इसके बारे में बता चुके हैं। द्विघात समीकरण में जब d = 0 होता है तब दोनों रूट आपका रियल होता है और इक्वल भी होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 का विविक्तीकरण आपका है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब d, और d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं b² - 4ac फार्मूला का यूज़ करते हैं, जहां a b c के बारे में आप लोग को पता होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से जैसे इसको कंपेयर कीजिएगा तो a b और c का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जिसका वैल्यू यहाँ पुट करके आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ b का वैल्यू कितना हो रहा है -5, तो यहाँ हो जाएगा b² का वैल्यू -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 1, c का वैल्यू 4, तो -4 × 4 × 1, तो यहाँ पे किसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 5 × 25 -16, तो 25 - 16 इज इक्वल टू कितना 9, तो d का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया 9। देखिए ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है सी पे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए 17 नंबर द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकरण। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको बना के कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। इसका आंसर कितना आएगा आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया हुआ है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के मूल क्या होगा। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि d का वैल्यू निकालना है। तो d निकालने के लिए तो फिर हम नहीं बताएंगे क्योंकि d का बहुत सारा सवाल आप लोग को बता चुके हैं कि d कैसे निकाला जाता है।
और डी निकालने के बाद आपको करना क्या है, बस और एक स्टेप आप लोग को आगे जाना है कि मूल निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला -b प्लस -√d/2a का यूज़ करना है। आप लोग को ये सारा डाटा अगर पता रहेगा तो आप इजीली इस चीज़ को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो डी आप लोग निकाल ही लीजिएगा। डी जैसे आएगा तो √d निकाल लेना है, डी का रूट जो होगा उसका वैल्यू निकाल लेना है। निकालने के बाद बस इस फॉर्मूला में आप लोग को पुट कर देना है। जो होगा यहाँ से एक प्लस लेके एक माइनस लेके 2 रूट यहाँ से आप लोग का निकल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इसका 2 रूट निकाल लीजिएगा और इसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपका जो 18 नंबर का आंसर होगा वो क्या होगा। आप लोग भी इसमें एक्टिव रहिए ताकि आप लोग भी जो बना रहे हैं साथ साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी चलते रहे। और हाँ, ये अगर मॉडल सेट, इसका 5 मॉडल सेट हम आप लोग को 10th के लिए प्रोवाइड करेंगे और ये 5 मॉडल सेट से आप लोग को ये पता जरूर चल जाएगा कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला फर्स्ट टर्म वो किस तरह से होने वाला है, क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, हम अच्छा से अच्छा स्कोर उसमें कैसे करें, ये सारी चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है, जैसे कि सेट 1 में आप लोग को बताए थे, सेट 2 में भी बिल्कुल सेम का सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1 = 0 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। बात घुमा फिरा के वही है, d = क्या दिया हुआ है भाई, 0। d = 0 दिया हुआ है, d का वैल्यू आप निकालिएगा तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर होता है तो b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 4k विच इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालना है तो 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, देन k इक्वल टू कितना 4, तो k का वैल्यू 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 का मूल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, क्या ही बताएंगे आप लोग को। आप लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में बना के भेजिए, देखिए किसका इसका आंसर क्या क्या आता है, उसको भी आप लोग चेक कीजिए। बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है। चलिए द्विघात समीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एपी में आते हैं। एपी का देखिए 21st का पहला क्वेश्चन एपी से है। 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि एपी में प्रथम पद होता है जब सबसे पहला पद, तो सबसे पहला पद आप लोग को दिख रहा है कितना है, -3 है। तो सबसे पहला पद 3 है, तो पहला पद आप लोग का यहाँ दिख रहा है 3, तो 3 पहला पद हो गया। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 1 माइनस पहला पद कितना है 3, तो 1 - 3 = कितना हो गया -2। तो सार्व अंतर मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया -2। देखिए कहाँ दिख रहा है 3 - 2, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। 22 दिया हुआ है, AP = 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। मतलब आपको an का वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है और यहाँ पे ये सारा टर्म दिया हुआ है। तो an = आपके पास फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये an का फॉर्मूला होता है। इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है। चलिए a का वैल्यू भी दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 प्लस n - 1, n ही तो निकालना है तो n - 1 × d। चलिए d देखते हैं कितना है, तो 21 18, तो 18 - 21 तो कितना हो रहा है -3, तो d का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3। अच्छा यहाँ से सॉल्व अगर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3n और फिर +3 + 21 इज इक्वल टू कितना 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24 उधर जाएगा तो माइनस, देन 3n = -24, n = कितना हो जाएगा 8। मतलब इसका 8वां पद क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 8वां पद कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे अगर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि AP = 7 13 19 ... 205 में कितने पद है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा था वैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है, a = 7 दिया हुआ है, d आपको निकालना है 13 - 7 मतलब 6, तो आपको सारा चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। तो n का वैल्यू जैसे निकाले वैसे निकालना है। इसका क्वेश्चन का ये जो 23 नंबर है ये आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। 24 नंबर 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो 6 से विभाजित सबसे पहले 6 होगा, फिर दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, मतलब कहने का मतलब 6 का टेबल है और लास्ट कहाँ तक जाता है 40, तो 6 का 40 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 240। आपको ये सारा का ऐड निकालना है। तो ऐड निकालने के लिए आप लोग को पता होगा कि जब AP में SN निकालते हैं तो SN का फॉर्मूला क्या होता है,
एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब ए और एल दोनों आपको प्राप्त हो, दोनों आप लोग को गिवन रहता है। ए का वैल्यू यहाँ पे 6 है, एल का वैल्यू 240 है, एन का वैल्यू 40 है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। n/2 मतलब 40/2, ए प्लस एल मतलब 6 प्लस 240। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना बार में कटेगा 20 टाइम में, इनटू इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 246 हो जाएगा। तो 246 को 2 से गुना कीजिए, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 0, तो 4920। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 4920, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर दिया हुआ है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप मतलब जिसको सिमिलर बोलते हैं, और एक होता है समरूप एक होता है, और एक होता है सर्वांग सम जिसको कंग्रुएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे समरूप का बात जब होता है मतलब रूप में समान, तो देखिए समद्विबाहु भी नहीं होता है, समकोण भी नहीं होता है, विषम बाहु भी नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज, जितना भी समबाहु त्रिभुज होता है सारा समरूप होता है, क्योंकि इसके जितने भी एंगल बनते हैं वो एंगल क्या होता है इक्वल रेशियो में रहता है। हम लोग समरूप का कंडीशन पढ़े हैं कि उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहता है वो इक्वल होना चाहिए, और उसका जो साइड होता है वो साइड इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो ये कभी पॉसिबल है जब दोनों आपका समद्विबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे ABC में यदि DE पैरेलल टू BC है तो यहाँ पे ये सारा वैल्यू निकालना है। बिल्कुल कल के जैसा ही क्वेश्चन है। BD का वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 7.2। यहाँ पे AE का वैल्यू दे रखा है 1.8, ये 1.8 दे रखा है, और EC का वैल्यू दे रखा है 5.4, ये आपका 5.4 दे रखा है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में ये किसी साइड का पैरेलल एक साइड आपको गिवन रहता है तो यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला आ जाता है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। यहाँ सबका वैल्यू को डाल सकते हैं, सबका वैल्यू, इसमें से सिर्फ AD का वैल्यू आप लोग को नहीं दिया हुआ है, बाकी जितना भी 3 तो अननोन है इसका वैल्यू आप लोग को गिवन है। तो इसका वैल्यू जैसे आप लोग यहाँ पे डालिएगा तो ये हो जाएगा AD का वैल्यू को छोड़ दीजिए, इसको निकालना है, बटे 7.2 इज इक्वल टू 18/1.8/5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 से ये 3 टाइम में कैंसिल, तो यहाँ पे ये जो AD का वैल्यू हो जाएगा, ये AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.2 बटे कितना 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। तो देखिए 2.4 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 2.4 आपका ऑप्शन नंबर सी में, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों को क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो कोण अन्य दो कोण के बराबर, मतलब दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसका ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं ASA। देखिए ASA कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग सममिति की कसौटी नहीं है। तो इसमें से AAA कसौटी नहीं है। इसके पीछे कारण भी हम बता रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है, इसका मतलब होता है कि उसका हर एक पार्ट उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ बराबर होना चाहिए। समरूप और सर्वांग सम में इतना ही अंतर होता है कि समरूप मतलब इसके जैसा होता है, देखने में सेम होगा, एंगल उसका बराबर होगा, लेकिन साइड रेशियो में रहेगा। लेकिन इसमें साइड भी बराबर होगा, एंगल भी बराबर होगा, मतलब सर्वांग सम, उसका जितना भी अंग रहेगा सब एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इसमें ये तीनों कंडीशन छोड़, जैसे कि यहाँ पे 4 कसौटी दिया हुआ है, SSS, ASA, SAS, ये तीनों सही होता है, लेकिन AAA नहीं होता। इसके पीछे कारण देखिए, जैसे कि हम दो त्रिभुज आप लोग को बता रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों आपका समरूप त्रिभुज है। देखिए दोनों का एंगल तो बराबर है,
लेकिन ये साइड और ये साइड बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए, अगर तीनों लेंगे, तीनों का एंगल तो बराबर हो गया, लेकिन फिर भी वो बराबर नहीं हो रहा, मतलब सर्वांग सम फॉलो नहीं कर रहा, मतलब यही कसौटी आपका नहीं होता। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। तो दो त्रिभुज, देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? बराबर है। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर कब होता है? जब वो समबाहु होगा। तो समबाहु, सर्वांग सम भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो सर्वांग सम ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सर्वांग सम होगा तभी ऐसा हो सकता है, मतलब सारा अगर बराबर होगा तो दोनों का साइड अगर बराबर होगा तब ना इसका एरिया भी आपका इक्वल रेशियो में होगा। तो यहाँ पे ये सर्वांग सम है, इसका ऑप्शन चूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 30 नंबर, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कोण C समकोण है, मतलब इसका एक फिगर आप लोगों को बना के इस तरह से अगर दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये C समकोण है, ये A है और ये B है। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो आप देखिए AB प्लस AC इक्वल टू BC, AB प्लस AC इक्वल टू BC, ऐसा तो नहीं होता है। AB प्लस AC ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। फिर आगे दिया हुआ है AB प्लस BC इक्वल टू AC, ऐसा भी नहीं होता है। AB प्लस BC इक्वल टू AC ऐसा भी नहीं होता है। और फिर दिया हुआ है कि AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर, AC स्क्वायर ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए ये AB हाइपोटेनस है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। और चूंकि ये दोनों बराबर है, AC और BC दोनों बराबर है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2AC। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो एंगल B होगा। तो डरने का बात नहीं है। सबसे पहले एक फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, रफ फिगर, जिसमें जो जो दिया हुआ है सारा चीज़ को लिख लीजिए। तो AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो चलिए A सबसे लंबा कौन सा है? देखिए AC, तो ये AC दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। देखिए ये 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दोनों को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 25 स्क्वायर के बराबर आता है। मतलब ये तीनों पाइथागोरस त्रिक है, और पाइथागोरस त्रिक है मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो B का वैल्यू ही निकालना है, तो B का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर C। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा है, यही तो इसका स्पेशलिस्ट होता है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा तो उसको स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, उसको छेदक रेखा बोला जाता है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करके उसको निकल जाता है छू के, तो एक बिंदु पर टच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखे दिया हुआ है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, P और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए 17 सेंटीमीटर इस तरह से बनेगा। ये 17P कोई पॉइंट है, यहाँ सेंटर से इसका 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर है। तो ये निकालना है, तो ये रेडियस निकालना है। तो रेडियस ये 90 डिग्री होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अगर निकालिएगा तो सीधे 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर यहाँ पे निकालिएगा तो 289 माइनस 15 का स्क्वायर कितना? 225। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 4 और 8 में आपका 2 गया तो 6, 64। तो 64 का रूट क्या होता है? 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 34 में TP TQ और केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री। तो TPTQ का वैल्यू कितना होगा? तो एक फिगर हम बना लेते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से एक और यहाँ से एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किया गया। ये आपका T कोई पॉइंट है, ये P है और ये आपका Q है। आपको कहा गया है कि एंगल POQ, तो POQ मतलब सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये कितना डिग्री का? आपका 110 डिग्री, ये 110 डिग्री बन रहा है। तो आपको PTQ का वैल्यू निकालना, मतलब ये एंगल निकालना है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे ये और ये कितना होता है? 90 और 90 होता है। तो ये और 90, ये 90 180 हो गया। तो इस त्रिभुज में ये 180 है, तो ये 110, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये ऑप्शन आपका कितना नंबर बी में दिख रहा है। आगे देखिए 35, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है।
एक बिंदु पर सिर्फ प्रतिच्छेद करती हैं। 120 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आपको पता है 120 डिग्री थीटा बटे 360, तो 120 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7 और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा 7, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से जैसे कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 3 से जैसे कटेगा और तो कुछ कटे नहीं, 7 दूनी 14 और 7 2 14, 115, 154/3, तो 154/3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले परिधि दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के बाद फिर एरिया निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालिएगा, 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r का वैल्यू सबसे पहले निकालना है। r का वैल्यू जैसे निकालिएगा तो क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू πr स्क्वायर, r का वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पुट कर देना है, तो जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप लोग निकाल के दिखिएगा और जो आएगा उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। एक अर्धवृत्त का बना कोण क्या होता है, पर बना कोण कितना होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, तो सबसे पहले अर्धवृत्त एक बना ही लीजिए, ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के द्वारा बना कोण ये कितना डिग्री का होता है, तो ये कितना डिग्री होता है, ऑलवेज 90 डिग्री होता है, हमेशा समकोण होता है। ये एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज के व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये भी हमेशा समकोण होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, क्वेश्चन को उतना टफली नहीं लेना है, तो इजीली लेना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल जब निकाल लीजिएगा तो 22/7 गुनी 7 गुना 7 ऐसा होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से गुना कीजिएगा तो 154 हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर से पूरे सर्कल का एरिया है, उसमें से इसको दो पार्ट में आपका बांट दिया है, एक लघु वृत्त एक बृहद दीर्घ वृत्त, तो उसका 12 दिया हुआ है। तो 154 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 142 आ जाएगा। तो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखिए क्वेश्चन इसका थीटा बटे 360 इंटू 2πr, आर का भी वैल्यू पता है, यहाँ पे थीटा का भी वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू डालिए। थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 बटे 360 तो 1/6 होगा, इंटू 2πr तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21। 7 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में तो 22, तो यहाँ पे 22 देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो आज का जो 40 क्वेश्चन था 40 का सॉल्यूशन आप लोग को बता चुके हैं। अगर सेट 1 नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और इसी तरह से कल हम सेट 3 का सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह का सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर का आप सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।